सोनिक अब एक ऐसी अनजान दुनिया में था जहां कदम कदम पर खतरा था। एमी की वेरिएंट थॉर्न ने पेड़ों की हिफाजत की खातिर प्रिम और उसके साथियों को जंगल से बेदखल कर दिया था। वजह सिर्फ ये थी कि वे अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन पेड़ों की फिक्र करते करते थॉर्न खुद एक वहशी मॉन्स्टर बन चुकी थी। सोनिक थॉर्न के साथ ग्रेट ग्रीन तक पहुंच तो गया, लेकिन थॉर्न ने उसे धोखा देकर वो शार्ड हासिल कर लिया और उसे अपने हथौड़े में जड़ दिया। उस पल सोनिक की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। उसे याद आया जब एमी ने उसे एक ताड़ का पेड़ तोहफे में दिया था। अचानक थॉर्न के एक जोरदार वार से सोनिक दूर जा गिरा। थॉर्न दोबारा हमला करती है, पर सोनिक फुर्ती से बच निकलता है। जैसे ही वह हथौड़ा जमीन से टकराया, शार्ड की जादुई ताकत से वहां नए पेड़ उगने लगे। ये देख थॉर्न की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह चिल्लाई, अब इस शार्ड की बदौलत मैं इस जंगल को फिर से गुलजार कर दूंगी। वह बार बार हथौड़ा जमीन पर मारती गई। नए पेड़ इतनी तेजी से उगे कि उन्होंने स्कैवेंजर्स के आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। थॉर्न ने सोनिक की तरफ देखकर कहा कि अब कोई भी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे ही थॉर्न ने सोनिक पर हमला किया, सोनिक ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन थॉर्न के सिर पर जुनून सवार था। जब सोनिक ने उससे क्रिस्टल मांगा तो उसने तंज कसते हुए कहा, तुम बहुत मासूम हो सोनिक, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। पहले मुझे उन स्कैवेंजर्स का वजूद मिटाना होगा। सोनिक ने उसे रोकना चाहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मैं तुम्हें दूसरों पर जुल्म करने की इजाजत भी नहीं दे सकता। गुस्साए थॉर्न ने सोनिक को पेड़ों के मजबूत तनों के बीच कैद कर दिया और वहां से निकल गई। सोनिक ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि ऊपर की छत खुली है। उसने अपने क्लॉज एक्टिवेट किए और फुर्ती से बाहर निकल आया। जल्द ही वह थॉर्न के सामने था। सोनिक ने आखिरी बार कहा, मुझे मजबूर मत करो, मुझे वो हथौड़ा चाहिए। थॉर्न के इनकार करते ही दोनों के बीच एक घमासान मुकाबला शुरू हो गया। उनके टकराने से जंगल में अजीबोगरीब कटीले तने उगने लगे, जो इतने ऊंचे थे कि प्रिम और उसके साथियों को दूर से ही नजर आ रहे थे। तभी एक जोरदार उछाल के साथ सोनिक प्रिम और उसके कबीले के सामने जा गिरा। उन्होंने तुरंत अपने भाले सोनिक की तरफ तान दिए। तुमने हमें धोखा दिया है, तुम उस मॉन्स्टर के साथ मिल गए हो। सोनिक चिल्लाया, मैंने कोई गद्दारी नहीं की, मैं तो सिर्फ शार्ड लेने गया था। सोनिक ने उन्हें हकीकत से रूबरू कराया। थॉर्न, तुम सबको खत्म करने आ रही है, अपनी रंजिशें भुलाकर साथ हो जाओ। पर प्रिम अपनी जिद पर अड़ी थी। समझौते का कोई रास्ता नहीं बचा। बरसों पहले हम दोस्त थे, इसी जंगल की छांव में साथ रहा करते थे, पर फिर वो बदल गई और हमें बेघर कर दिया। अब हम उस मॉन्स्टर से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। सोनिक ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। थॉर्न के दिल में आज भी कहीं न कहीं अच्छाई बाकी है, तुम्हें उससे सुलह कर लेनी चाहिए। तभी जमीन बुरी तरह हिलने लगी। थॉर्न हमला कर चुकी थी। सोनिक ने अपनी जान पर खेलकर सबको बचाया, जिससे प्रिम का दिल नरम हो गया और वह सोनिक का साथ देने को राजी हो गई। जैसे ही सोनिक सबको लेकर नीचे पहुंचा, थॉर्न अपने विशाल परिंदे पर सवार होकर वहां आ धमकी। सोनिक ने अपने दोस्तों को ताकीद की कि वे शांति से बात करें, लेकिन नफरत की आग इतनी गहरी थी कि प्रिम और उसके साथियों ने थॉर्न पर हमला कर दिया। सोनिक चिल्लाता रह गया, तुमने मुझसे वादा किया था, पर किसी ने न सुनी। थॉर्न का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक ही वार में सबको दूर फेंकवा दिया और सोनिक पर टूट पड़ी। सोनिक ने दर्द भरी आवाज में थॉर्न से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने उनका घर उजाड़ दिया है, वो अब भूख से मर जाएंगे। थॉर्न के चेहरे पर सख्ती थी। वह दो टूक लहजे में बोली, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इकलौता मकसद अपने जंगल को महफूज रखना है। ये कहकर वह मुड़ने लगी, पर सोनिक ने उसे टोकते हुए कहा, थॉर्न, हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे तुम सब एक साथ मिलजुल कर रह सको। थॉर्न रुकी और तंजिया लहजे में पूछा, साथ रहने के बारे में तुम जानते ही क्या हो? उस पल सोनिक की यादों में अपना आइलैंड ताजा हो गया। उसे एमी की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि ये सिर्फ बेजान पेड़ नहीं है। सोनिक ने थॉर्न को समझाते हुए कहा, ये दरख्त सिर्फ लकड़ियां नहीं हैं थॉर्न, ये हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। हम सब एक अटूट धागे से बंधे हुए हैं। मगर थॉर्न के सिर पर अपनी जिद का साया था। उसने कहा, अब इस जंगल का दिल यानी वो शार्ड मेरे कब्जे में है और अब मैं किसी को भी यहाँ की हरियाली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करने दूंगी। सोनिक समझ गया कि बातों से काम नहीं बनेगा। उसने कहा, मुझे ग्रेट ग्रीन से ही बात करनी होगी, और वह बिजली की तेजी से आगे निकल गया। सोनिक जब ग्रेट ग्रीन के पास पहुंचा तो वहां इतना गहरा अंधेरा था कि थॉर्न रास्ता भटक गई। सोनिक ने उस ताड़ के पेड़ से वादा किया, मैं तुम्हें रोशनी की किरण जरूर दूंगा, मेरे पास एक प्लान है। तभी थॉर्न वहां आ धमकी और गरज कर बोली, मेरे पेड़ से दूर हट जाओ। सोनिक फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। थॉर्न की बर्डी ने उस पर झपट्टा मारा, पर सोनिक ने कैनोपी का सहारा लेकर खुद को बचा लिया। थॉर्न का गुस्सा अब काबू से बाहर था।
उसने अपने जादुई हथौड़े से सोनिक पर हमला किया, मगर सोनिक की रफ्तार के आगे वह मात खा गई। सोनिक ने अपनी पूरी ताकत से उस हथौड़े पर वार किया, जिससे वह टूटकर कैनोपी को चीरता हुआ बाहर जा गिरा। जैसे ही छत टूटी, सूरज की सुनहरी रोशनी उस ताड़ के पेड़ पर आ गिरी। उस रोशनी ने थोर्न की आंखों पर पड़ा नफरत का पर्दा हटा दिया। उसे एहसास हुआ कि जंगल को बचाने की सनक में उसने उसे और भी बदसूरत बना दिया था। तभी प्रिम भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गई। थोर्न की आंखों में आंसू थे। उसने भारी आवाज में कहा, हम सब कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, मगर जब मैंने देखा कि प्रिम और उसके साथी इन मासूम पेड़ों को बेदर्दी से उजाड़ रहे हैं तो मेरा दिल फट गया। मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरे गुस्से ने मुझे मॉन्स्टर बना दिया और मैंने सबको यहाँ से बेदखल कर दिया। प्रिम को भी अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, हमें माफ कर दो थोर्न, हमें नहीं पता था कि हमारी जरूरतों से जंगल को इतनी चोट पहुंच रही है। सूरज की रोशनी में जंगल फिर से खिलखिला उठा। परिंदे चहकने लगे। सोनिक ने बर्डी और मेंजी को आसमान में उड़ने का इशारा किया। प्रिम और थोर्न ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपनी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तभी सोनिक को याद आया, शार्ड, उसे शार्ड वापस पाना था। बर्डी ने उसे शार्ड गिरने की जगह बताई और सोनिक अपनी पूरी रफ्तार से उस तरफ लपका। भागते हुए अचानक उसे शैडो की परछाई नजर आई, जो कह रहा था, क्या तुम किसी वॉइड में खो गए हो? तुम्हें रुकना नहीं है सोनिक। सोनिक का ध्यान भटक गया और वह एक बड़े पत्थर से टकराकर सीधा शार्ड से जा भिड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और सोनिक शेटरवर्स से सीधा न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ गया। वहां मंजर बदला हुआ था। नकल्स रोबोट्स के खिलाफ एक क्रांति छेड़ चुका था। शहर के सताए हुए लोग अब एक फौज बन चुके थे और रोबोट्स दुम दबाकर भाग रहे थे। वहां रस्टी भी थी, जो फिर से क्योस काउंसिल की गुलाम बन चुकी थी और सोनिक की जासूसी कर रही थी। सोनिक नकल्स के पास पहुंचा, पर नकल्स तमतमाया हुआ था। उसने रोबोट्स को कुचलते हुए कहा, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मुझे लगा तुम अब कभी लौटकर नहीं आओगे। सोनिक ने नरमी से कहा, मेरा तुम्हें तन्हा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था दोस्त। जैसे ही मैंने शार्ड को छुआ, मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। रस्टी ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। सोनिक ने 9 के बारे में पूछा तो नकल्स ने चिढ़कर जवाब दिया, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद से वो भी लापता है। नकल्स ने अपनी स्पिन डैश ट्रिक से रोबोट्स के परखच्चे उड़ा दिए तो सोनिक ने भी अपनी नई ट्रिक दिखाई। देखते ही देखते सारे रोबोट्स खत्म हो गए। जीत की खुशी तो थी, पर नकल्स के दिल में सोनिक के लिए कड़वाहट अभी भी बाकी थी। रस्टी वापस क्योस काउंसिल के टावर पहुंचती है, जहां काउंसिल के सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उस 9 ने उनका कीमती क्रिस्टल चुरा लिया है। डॉक्टर चिल्ला रहा था कि शहर के ये मामूली लोग अब हमारे खिलाफ बगावत की जरूरत कर रहे हैं। तभी रस्टी उन्हें सोनिक के वापस आने की खबर देती है और वो फुटेज दिखाती है जिसमें सोनिक दूसरी दुनिया का जिक्र कर रहा था। मिस्टर डॉक्टर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, अगर एक शार्ड पूरी सिटी को रोशन कर सकता है तो जरा सोचो कि 2 शार्ड मिलकर क्या कर सकते हैं। हमें हर हाल में सोनिक को ढूंढना होगा, वही हमें उस दूसरे शार्ड तक ले जाएगा। रस्टी ने जवाब दिया कि उसे उनके गुप्त ठिकाने का पता चल गया है। दूसरी तरफ नकल्स सोनिक को अपने अड्डे पर लेकर आता है, पर रेबल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोनिक पर इल्जाम लगाया, तुमने शार्ड चुराने के लिए हमारा इस्तेमाल किया और फिर हमें तन्हा छोड़कर भाग गए। तुम्हारे उस लोमड़ी दोस्त 9 ने उसे चुराया और हमें बेसहारा छोड़ दिया। उन्होंने पूरी कहानी बयां की, कैसे वे एगमैन से लड़ रहे थे और 9 शार्ड लेकर फरार हो गया। उन्हें लगा था कि 9 उन्हें रोबोट्स के जुल्म से बचाएगा, पर उसने सिर्फ अपनी फिक्र की। रेबल ने बताया, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए गायब थे? सोनिक, तुम हफ्तों से लापता हो। हमने एक बड़ी सेना तैयार की है ताकि काउंसिल का नामो निशान मिटा सकें। रेबल ने उसे आखिरी बचा हुआ ताड़ का पेड़ दिखाते हुए कहा, यह उस जिंदगी की निशानी है जिसके हम हकदार हैं। अगर यह जंग हम हार गए तो हमारे पास लड़ने की कोई वजह बाकी नहीं बचेगी। सोनिक का दिल भर आया। उसे पुरानी यादें तड़पाने लगीं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं यहाँ नहीं था। मैं गद्दार नहीं हूँ और न ही 9 है। मुझे यह साबित करना होगा। तभी अचानक धमाकों से पूरा अड्डा हिल गया। काउंसिल के रोबोट्स ने उन्हें ढूंढ लिया था। सोनिक और उसके साथी तुरंत मोर्चा संभालने ऊपर पहुंचे। सोनिक अपनी स्पिन डैश पावर से रोबोट्स के परखच्चे उड़ाने लगा, मगर डॉक्टर एगमैन ने एक जोरदार प्रहार से उसे दूर फेंक दिया। डॉक्टर बेबी ने नकल्स को घेर लिया, पर नकल्स ने उसे जोरदार टक्कर दी। हालात बिगड़ रहे थे। काउंसिल के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। डॉक्टर ने गरज कर कहा, क्रिस्टल हमारे हवाले कर दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। तभी आसमान में एक चमक हुई और 9 अपना शानदार शिप लेकर वहां आ पहुंचा। काउंसिल के सदस्य हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि 9 ने एक अजीबोगरीब एनर्जी पोर्टल खोल दिया है। 9 ने रोबोट्स पर हमला शुरू कर दिया और सोनिक फुर्ती से 9 के पास पहुंच गया। सोनिक ने खुश होकर कहा, दोस्त,
तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। लेकिन नाइन ने बिना समय गवाए एक पोर्टल खोला और सोनिक को शेटरवर्स के बीच ले आया। सोनिक ने इस अनोखी जगह को देखते हुए कहा, जब भी मैं दुनिया बदलता हूँ यहीं से गुजरता हूँ। नाइन ने जवाब दिया, मैं इसे शेटर स्पेसेस कहता हूँ। सोनिक ने वापस जाकर रेबल की मदद करनी चाहिए, पर नाइन के मन में कुछ और ही था। सोनिक ने उसे रेड शार्ड के छूने और दूसरी दुनिया की पूरी दास्तान सुनाई। नाइन ने अपना शिप दिखाते हुए कहा, मैंने इसके पावर कोर को हैक कर लिया है, अब मैं इस शेटरवर्स में कहीं भी सफर कर सकता हूँ। नाइन सोनिक को एक वीरान और खाली दुनिया में ले गया और अपने शिप को लैंड करते हुए बड़े फख्र से बोला, यहाँ हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, एक नया जहान जिसका नाम होगा ग्रीम। नाइन की नजर सोनिक के जूतों पर पड़ी जो बदल चुके थे। सोनिक ने मुस्कुराकर कहा, हर नए सफर के साथ मुझे एक नया अपग्रेड मिल जाता है। नाइन ने समझाया कि यह सब प्रिज्म एनर्जी का कमाल है। उसने सोनिक की आंखों में देखते हुए कहा, सोनिक, इस पूरी दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। यहाँ हम अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इसे अपना असली घर बना सकते हैं। सोनिक ने नाइन की आंखों में देखकर गुजारिश की, नाइन, रेबल और नकल्स को हमारी जरूरत है, इस जंग को खत्म करने में मेरी मदद करो। लेकिन नाइन का दिल कड़वाहट से भरा था। उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, उस शहर ने मुझे जख्मों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, मैं वहां कदम नहीं रखूंगा। लेकिन तुम जा सकते हो। नाइन ने सोनिक के लिए पोर्टल खोल दिया। सोनिक ने जाते जाते उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे यकीन है तुम भी न्यूयॉर्क जरूर आओगे। इधर न्यूयॉर्क सिटी में हालात बद से बदतर हो चुके थे। रेबल और नकल्स के हथियारों की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और रोबोट्स उन्हें चारों तरफ से कुचलने को तैयार थे। मिस्टर एगमैन ने गरज कर पूछा, कहाँ है वो एनर्जी क्रिस्टल? पर उन जांबाजों ने अपनी जुबान नहीं खोली। तभी पोर्टल से बिजली की तेजी के साथ सोनिक की एंट्री हुई। उसने एक ही वार में मिस्टर डॉक्टर और उसके साथियों को धूल चटा दी। सोनिक के आने से रेबल और नकल्स की हिम्मत फिर से जाग उठी। वे सब मिलकर रोबोट्स पर टूट पड़े, लेकिन दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। मिस्टर डॉक्टर ने सोनिक की गर्दन दबोचते हुए कहा, वो क्रिस्टल हमें सौंप दो और उस दूसरी दुनिया का पता बताओ। सोनिक ने अनजान बनने का नाटक किया, पर तभी रस्टी ने वो रिकॉर्डिंग चला दी जिसने सोनिक का राज खोल दिया। गुस्साए एगमैन ने सोनिक को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, अगर सच नहीं उगला तो तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। तभी आसमान चीरता हुआ नाइन का शिप वहां आ पहुंचा। नाइन ने एगमैन पर हमला कर सोनिक को आजाद कराया। रस्टी चिल्लाई, नाइन के पास शार्ड है। मिस्टर डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने साथियों से कहा, हमें हर हाल में वो जहाज चाहिए। नाइन ने शेटरवर्स की तकनीक खोज ली है, हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। अचानक केओस टावर पर बना मदरशिप एक्टिवेट हो गया। नाइन उस विशाल जहाज को देखकर हक्का बक्का रह गया। इसी बीच मिस्टर एगमैन ने मौका पाकर नाइन के शिप पर हमला कर उसे क्रैश कर दिया और मदरशिप के चंगुल में जकड़ लिया। नाइन ने पोर्टल खोलने की लाख कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। सोनिक और उसके साथियों ने नीचे के रोबोट्स का सफाया तो कर दिया, पर अब नाइन खतरे में था। सोनिक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ऊपर शिप में मिस्टर डॉक्टर ने नाइन से कहा, हमारा शार्ड और तुम्हारी ये नायाब तकनीक, तुमने तो पूरा ब्रह्मांड एक चांदी की तश्तरी में रखकर हमें तोहफे में दे दिया है। अब हमें उस पुराने ग्रीन हिल का मंजर दिखाया जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सोनिक ने जब पैराडॉक्स प्रिज्म पर हमला किया था, ठीक उसी समय शैडो ने क्योस एमरल्ड के जरिए क्योस कंट्रोल शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि शैडो भी शेटरवर्स के बीच फंस गया था और बार बार सोनिक को एक परछाई की तरह दिखाई दे रहा था। सोनिक पूरी स्पीड से मदरशिप की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे फिर से शैडो की आवाज सुनाई दी, रुकना मत सोनिक, चलते रहो। सोनिक ने अपनी स्पीड और बढ़ाई और अचानक वो एक पोर्टल से दूसरी दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने खुद को बादलों के बीच पाया। नीचे समंदर का अथाह पानी देख सोनिक की रूह कांप गई, क्योंकि उसे पानी से काफी डर लगता था। उसे दूर एक आइलैंड नजर आया। उसने हवा में तैरते हुए वहां पहुंचने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सोनिक सीधा ठंडे और गहरे पानी में जा गिरा। सोनिक अब एक छोटे से टापू पर अकेला खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह यहाँ पहुंचा कैसे। उसके दस्ताने और जूते अब पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन सोनिक को अभी तक उनकी अनोखी ताकतों का कोई अंदाजा नहीं था। तभी वहां कुछ अजनबी चेहरा सामने आए। वे एमी, रेबल और नाइन के वेरिएंट्स थे, जो इस दुनिया में खूंखार पायरेट्स बन चुके थे। उन्हें लगा कि सोनिक उनके दुश्मन कबीले का कोई जासूस है, इसलिए वे अपनी तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े। सोनिक ने भागने की नाकाम कोशिश की, पर हर तरफ समंदर का खौफनाक पानी था। आखिरकार उन्होंने सोनिक को दबोच ही लिया। सोनिक चिल्लाया, मैं किसी दुश्मन क्रू का हिस्सा नहीं हूँ। यह सुनकर एमी की वेरिएंट ब्लैक रोज ने कहा, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अगर हम नारियल लेकर पहुंचने में जरा भी लेट हुए तो कैप्टन हमारे परखच्चे उड़ा देंगे। वे जाने लगे तो सोनिक गिड़गिड़ाया,
तुम मुझे यहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकते। रेबल की वेरिएंट बैटन ने कहा, हम बच्चों को अपने साथ नहीं रखते। लेकिन तभी चतुर सेल्स ने बीच बचाव किया, यह लड़का बहुत फुर्तीला है, जहाज की साफ सफाई में हमारे बड़े काम आएगा। सोनिक ने भी तपाक से कहा, मैं तुम्हारी नाव भी चला सकता हूँ। वे राजी हो गए। सोनिक ने जैसे ही उनका जहाज देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक बेहद खूबसूरत जहाज था। सोनिक ने चप्पू संभाले और अपनी तूफानी रफ्तार से नाव को जहाज तक पहुंचा दिया। वहां उनका सामना उस जहाज के कैप्टन से हुआ जो नकल्स का वेरिएंट था। उसका नाम था डरावना। सोनिक को लगा कि वे उसे भून कर खा जाएंगे, पर तभी डरावना खिलखिलाकर हंसा। घबराओ मत छोटे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। अचानक वहां गुलाल और आतिशबाजी होने लगी। वे सब सोनिक का स्वागत कर रहे थे। सोनिक समझ गया कि डरावना नाम के उलट बहुत ही नेकदिल इंसान है। वहां सोनिक को अपना पसंदीदा चिल्ली डॉग नजर आया, जिसे वे लोग सी डॉग कह रहे थे। सोनिक ने मजे से उसे खाया और डरावना से पूछा, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नाम डरावना क्यों पड़ा? बैटन उसे पुरानी दास्तां सुनाने ही वाली थी कि डरावना ने उसे टोक दिया। उसने सोनिक से पूछा कि वह इस वीरान टापू पर कैसे पहुंचा। सोनिक ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई, जिसके बाद सबने मिलकर खूब जश्न मनाया। अगली सुबह जब सोनिक की आंख खुली तो उसने देखा कि इस दुनिया में ग्रीन हिल समंदर की गहराइयों में समा चुका था। सोनिक ने डरावना से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा और उस शार्ड को ढूंढना होगा। सेल्स ने हैरानी से पूछा, शार्ड? क्या वो कोई चमकता हुआ पत्थर है? डरावना का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बैटन के मुंह से निकला, कहीं ये वही पत्थर तो नहीं जिसे शैतानी लाइट हाउस कहा जाता है? डरावना ने उसे खामोश कर दिया और सोनिक को चेतावनी दी, उस पत्थर को भूल जाओ सोनिक, उस खजाने ने सिर्फ दर्द और तबाही दी है। सोनिक ने साफ कह दिया, मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, मैं उसके बिना वापस नहीं जा सकता। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। डरावना के पुराने दुश्मन पायरेट्स ने उनके जहाज पर हमला कर दिया था। सोनिक लड़ने को तैयार था, पर यह देखकर दंग रह गया कि डरावना और उसके बहादुर पायरेट्स बहादुरी दिखाने के बजाय छिपने लगे। दुश्मन जहाज पर चढ़ाए और लूटपाट शुरू कर दी। सोनिक के सब्र का बांध टूट गया। वो उनके सामने जाकर गूंजा, अपने जहाज पर वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। दुश्मन पायरेट्स सोनिक की तरफ बढ़े, पर सोनिक की रफ्तार के आगे वे तिनके की तरह बिखर गए। इसी आपाधापी में सोनिक एक ड्रम से टकराकर जहाज से नीचे गिरने लगा। पानी को करीब देखकर सोनिक की रूह कांप गई, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसके जूतों की जादुई ताकत जाग उठी और वे होवरक्राफ्ट में बदल गए। बैटन और उसके साथियों ने उन पायरेट्स का डटकर मुकाबला किया और उन्हें धूल चटा दी। दुश्मन अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। बैटन की खुशी का ठिकाना न था। आज उन्होंने पहली बार मर्दानगी दिखाई थी और असली पायरेट्स की तरह लड़े थे। सबने एक सुर में सोनिक को अपना कैप्टन मान लिया। सोनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ। फिर उसने डरावना से उस शार्ड के बारे में पूछा। डरावना के इशारे पर ब्लैक रोज ने पुरानी यादों के पन्ने पलटे। बरसों पहले डरावना इस समंदर का सबसे खौफनाक लुटेरा था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, उस शैतानी लाइट हाउस यानी जादुई शार्ड को हासिल करना। सालों की जदोजहद के बाद आखिर उसे वो नक्शा मिल ही गया। ब्लैक रोज ने आगे बताया, डरावना उस पत्थर के जुनून में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने साथियों की चेतावनी भी अनसुनी कर दी। रास्ते में भयानक चट्टानें थीं, पर वह नहीं रुका। नतीजा ये हुआ कि जहाज पत्थर से टकराकर डूब गया और उसका पुराना क्रू उसे बीच समंदर में बेसहारा छोड़कर चला गया। डरावना ने ठंडी आह भरकर कहा, उस मनहूस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि मैं उस शार्ड की परछाई से भी दूर रहूंगा। सोनिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डरावना, तुम एक पैदाइशी योद्धा हो। वो एक हादसा था, कमजोरी नहीं। मुझे नक्शा दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस दिला दूंगा। नकल्स ने बताया कि नक्शा तो जहाज के साथ ही समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। तभी सोनिक को एक तरकीब सूझी। उसने अपने जादुई जूतों की मदद से शार्ड की एनर्जी को ट्रैक करना शुरू किया। उसकी तकनीक काम कर गई। ब्लैक रोज और बैटन ने सोनिक के बताए रास्ते पर जहाज मोड़ लिया। अब डरावना को भी सोनिक की काबिलियत पर यकीन हो गया। अचानक बैटन चिल्लाई, पोर्ट साइड पर कुछ हलचल है। उन्हें लगा कि कोई व्हेल मछली है, पर तभी लहरों को चीरते हुए रस्टी का जहाज सामने आ गया। सोनिक हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? जवाब देने के बजाय रस्टी ने अपने रोबोट्स को हमले का हुक्म दे दिया। उधर केओस काउंसिल के मदरशिप में 9 को जंजीरों में जकड़ा गया था। 9 ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी शेटर ड्राइव तकनीक तो हथिया ली है, अब और क्या चाहते हो? मिस्टर एगमैन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हमें पूरे शेटरवर्स पर अपनी हुकूमत कायम करनी है और इसके लिए हमें इस मदरशिप को पूरी ताकत के साथ एक्टिवेट करना होगा। या तो तुम हमारा साथ दो, वरना हम तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। समंदर के बीचों बीच रस्टी के रोबोट्स एंजेल वॉयज जहाज पर कहर बरपा रहे थे। रस्टी ने कहा, पूरा शेटरवर्स अब काउंसिल के कब्जे में है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दो या समंदर की गोद में हमेशा के लिए सो जाओ।
रोबोट्स ने जहाज में बड़े बड़े छेद कर दिए थे। तभी एमी के ड्रोन ने सोनिक के जूतों को स्कैन कर लिया और शार्ड का सिग्नल कॉपी कर लिया। अब काउंसिल के पास भी शार्ड तक पहुंचने का रास्ता था और वे सोनिक को छोड़कर आगे निकल गए। जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। सोनिक ने देखा कि डरावना हिम्मत हार चुका है और एक छोटी नाव लेकर भागने की फिराक में है। सोनिक ने उसे ललकारा, तुम भाग नहीं सकते, तुम नकल्स हो और नकल्स कभी हार नहीं मानते। मेरी रफ्तार और तुम्हारा तजुर्बा मिलकर हमें उस शार्ड तक पहुंचा सकते हैं। तुम फिर से लीजेंडरी नकल्स बन सकते हो। सोनिक की बातों ने डरावना के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। वह वापस जहाज पर लौटा और कमान संभाली। बैटन और सेल्स ने जहाज के फ्लोट्स में हवा भरी। सोनिक ने बिजली की तेजी से पानी बाहर निकाला और जहाज के छेदों को बंद किया। उन्होंने मिलकर टूटे हुए पालों को फिर से खड़ा कर दिया। अब एंजल वॉयज अपनी पूरी शान के साथ तैयार था। डरावना ने समंदर की लहरों की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई, चलो उस शैतानी लाइट हाउस की ओर बढ़ो। उधर मदरशिप में रस्टी डॉक्टर डीप से संपर्क साधती है। हम बस 1 घंटे की दूरी पर हैं। शार्ड जल्द ही हमारे कब्जे में होगा। डॉक्टर डीप अपने साथियों से फख्र के साथ कहता है, पूरे शेटरवर्स पर हमारी हुकूमत शुरू हो चुकी है। शार्ड मिलते ही हम सोनिक का वजूद भी मिटा देंगे। यह सुनकर नाइन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। सोनिक को खत्म करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। एगमैन ने उसे तंज कसा, क्या तुम ये सब अपने दोस्त को बचाने के लिए कह रहे हो? नाइन की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वह मेरा दोस्त नहीं है। उसने मुझे उस समय अकेला छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तुम्हारी शेटर ड्राइव तकनीक अभी अधूरी है। सोनिक बिना किसी मशीन के शेटरवर्स में सफर कर सकता है। वह एक चलता फिरता शेटर बैटरी है। जब तक तुम उसकी इस पावर का राज नहीं जान लेते, उसका जिंदा रहना तुम्हारे फायदे के लिए जरूरी है। डॉक्टर ज्ञानी को बात समझ आ गई। उसने फैसला किया कि जब तक सोनिक से सारा फायदा हासिल न हो जाए, उसे खत्म नहीं किया जाएगा। इधर समंदर के बीचों बीच सोनिक ने अपनी रफ्तार से एक खौफनाक बवंडर बनाया और जहाज को तूफानी रफ्तार दे दी। जल्द ही वे रस्टी के जहाज के करीब पहुंच गए। रस्टी का जहाज चट्टानों की वजह से धीमा पड़ गया था। सोनिक ने डरावना को ललकारा, यही तुम्हारा मौका है डरावना, इन चट्टानों को चीरकर आगे बढ़ो। जहाज लहरों पर जंप लगाता हुआ रस्टी के जहाज से आगे निकल गया, लेकिन इस टक्कर में उनके दोनों पाल उड़ गए। अब जहाज का आगे बढ़ना नामुमकिन था। तभी डरावना को एक तरकीब सूझी। उसने सोनिक को नीचे फेंका और उसे जहाज खींचने का हुक्म दिया। सोनिक को यह काम नामुमकिन लगा, लेकिन जब रस्टी का जहाज आगे निकलने लगा तो सोनिक के स्वाभिमान को चोट पहुंची। मैं दौड़ में कभी नहीं हारता। सोनिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहाज रस्टी की शिप के बराबर आ गया। रोबोट सोनिक पर हमला करने लगे, पर सोनिक हर वार से बचता रहा। डरावना ने अपने साथियों से कहा, सी डॉग्स से हमला करो। सी डॉग्स की वजह से रोबोट्स का सिस्टम कंफ्यूज हो गया और वे फिसलने लगे। इसी बीच रस्टी का हाथ जहाज से टकराया और वह सीधे समंदर में जा गिरी। डरावना ने मौका पाकर रोबोट्स के शिप पर हमला कर दिया और अपने साथियों को वहां बुलाया। तभी रस्टी दोबारा सामने आई और उसने डरावना को घेर लिया। सोनिक ने बिजली की तेजी से आकर रोबोट्स का सफाया किया, लेकिन रस्टी के पास अभी भी बड़ी फौज थी। रस्टी ने अपनी स्क्वाड 3 को शार्ड लाने के लिए पहाड़ की तरफ रवाना किया। डरावना ने यह देख लिया। सोनिक ने डरावना को हवा में उछाला, शार्ड लाने तुम जाओगे डरावना। डरावना रोबोट्स को चीरता हुआ पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगा। इधर सोनिक और रस्टी के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर डरावना ने जैसे ही वो जादुई शार्ड हासिल किया, उसकी खुशी का ठिकाना न था। आखिरकार ये मेरा हुआ। तभी रस्टी के और रोबोट्स वहां पहुंच गए। सोनिक ने चिल्लाकर कहा, डरावना को मेरी जरूरत है, और वह पूरी रफ्तार से पहाड़ की तरफ लपका। डरावना और रोबोट्स के बीच शार्ड की खींचातानी चल रही थी। तभी अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली डरावना पर गिरी। वह शार्ड के साथ पहाड़ से नीचे गिरने लगा। सोनिक ने अपनी जान पर खेलकर डरावना को तो बचा लिया, लेकिन जैसे ही शार्ड सोनिक से टकराया, एक धमाका हुआ और वह वापस शेटर स्पेस के शून्य में चला गया। जब डरावना की आंख खुली तो सोनिक गायब था। उधर शेटरवर्स की गहराइयों में सोनिक का सामना एक पुराने दुश्मन से हुआ, शैडो। सोनिक ने चिढ़कर कहा, मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है शैडो, मुझे घर जाना है। शैडो की आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने ठंडी और भारी आवाज में कहा, अब हमारा कोई घर नहीं बचा सोनिक, और इस तबाही के गुनहगार सिर्फ तुम हो। इससे पहले कि सोनिक कुछ समझ पाता, शैडो ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया, और इसी सस्पेंस के साथ यह सीजन यहीं खत्म हो जाता है। क्या सोनिक और शैडो मिलकर इस बिखरी हुई दुनिया को बचा पाएंगे? क्या नाइन अपनी गद्दारी का बदला लेगा? अगले सीजन की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।